शरीफ गुंडा अध्याय 9। रात के 2 बज रहे थे। सभी मेहमान जा चुके थे और टेंट में कुछ वेटर सामान को सलीके से रख रहे थे। भैरव दत्त और फुलराज देवी की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। जब भैरव दत्त को इस बात का यकीन हो गया कि सभी मेहमान जा चुके हैं तो वो खुशबू की तरफ लपके। उसका बायां हाथ पकड़ा और उसे टेंट से खींचते हुए बंगलों की तरफ बढ़े। उस समय खुशबू दिगंबर से बातें कर रही थी। पापा, मेरा हाथ छोड़िए पापा, खुशबू बार बार बोल रही थी, लेकिन भैरव दत्त उसकी बातों को नजरअंदाज करके लगभग उसे घसीटते हुए आगे बढ़ रहे थे। फूलराज देवी, दिगंबर, ज्योति सब उनके पीछे पीछे चल रहे थे। बंगलों के लॉबी में पहुंचते ही भैरव दत्त ने खुशबू को एक सोफा पर धक्का देकर गिरा दिया। पापा, खुशबू चीखी। खबरदार, जो अपनी गंदी जुबान से मुझे पापा कहा। खूब सिला दिया तुमने हमारे प्यार का। सरेआम हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। भैरव दत्त गुस्से की ज्यादती से गला फाड़ कर चीखे। तुमने हमें इतना बेगाना समझ लिया कि हमसे पूछना भी मुनासिब नहीं समझा। तुम्हें इतना भी ध्यान न रहा कि शरीफ घर की लड़कियां ऐसी बेहूदगी नहीं करती। भैरव दत्त का चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। मैं दिगंबर से प्यार करती हूं। मैं सिर्फ उसी के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूं। खुशबू सोफे से ऊपर बैठते हुए बोली। खुशबू, पहली बार फूलराज देवी बिगड़ते हुए बोली। नहीं मम्मी, आज आप बिल्कुल नहीं बोलेंगी। हमेशा आपने पापा का साथ दिया है। मैं अपनी मर्जी से अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। यह बात सही है कि आप लोगों ने दुनिया की हर खुशी मुझे दी, लेकिन आज़ादी नहीं दी। मुझे हर एक पल की खबर आपको देनी पड़ती है। आप लोगों ने कभी भी मुझ पर विश्वास नहीं किया है। खुशबू बिफरते हुए बोली। भैरव दत्त और फूलराज देवी ने हैरत से खुशबू को देखा। हमने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि तुम हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार करोगी और हमें सरेआम बदनाम करोगी। मैंने हमेशा सोचा था कि तुम्हारी शादी का ऐलान मैं धमाकेदार तरीके से करूंगा, लेकिन तुमने अधिकार भी हमसे छीन लिया। लेकिन आज तो तुमने हद कर दी। तुमने मर्यादा की हर सीमाएं पार कर दी। अब हम तुम्हें बिल्कुल आज़ादी नहीं देंगे और तुम्हारी शादी नीलकंठ मणि के बेटे से जल्दी ही करा देंगे। भैरव दत्त की आंखें गुस्से की ज्यादती से फटी जा रही थी। मुझे मालूम था आप कुछ ऐसा ही कहेंगे। आप मत भूलिए कि मैं बालिग हूं और अपनी शादी अपनी मर्जी से कर सकती हूं। वैसे यह सब आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह तो आपसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता। खुशबू ने भैरव दत्त की तरफ देखा, एक लंबी सांस भरी और दृढ़ता से बोली। मैं सिर्फ दिगंबर से शादी करूंगी और मुझे ऐसा करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। खुशबू की बात सुनकर भैरव दत्त का माथा ठनका। भैरव दत्त ने अपने आप को थोड़ा नियंत्रित करने की कोशिश की। उनका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम था कि तुम्हारी शादी नीलकंठ मणि के बेटे अतुल मणि से फिक्स हो गई थी और मैंने नीलकंठ मणि को वचन दिया था कि तुम उसके घर की बहू बनोगी। कम से कम तुम्हें अपने पापा के वचन की लाज ही रख ली होती। शादी आपकी मर्जी से तय हुई थी और वचन आपने दिया था। न तो मैंने वचन दिया था, न ही शादी में मेरी मर्जी शामिल थी। वैसे भी प्यार पे किसी का बस नहीं है पापा। प्यार होना था सो हो गया। खुशबू किसी भी तरह से भैरव दत्त से दबने को तैयार नहीं थी। वो हर बात पर बिफर जा रही थी। तुम्हें पता होना चाहिए कि दोनों पक्षों के लोगों को इस रिश्ते की खबर है।
तुम्हें तो मालूम ही है कि मैंने तुम्हारे अंकल आंटी को परिवार समेत अमेरिका से आने का निमंत्रण दे दिया है। अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा। भैरव दत्त अभी भी अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर सके थे, लेकिन कोशिश जारी थी। आपको ये पता होना चाहिए पापा कि किन हालातों में मुझे दिगंबर से प्यार हुआ था। कहते हुए खुशबू बोट वाली घटना सिलसिलेवार तरह से सुनाने लगी, और जब उसने पूरी घटना सुना दी तब वह बोली, प्यार का इजहार तो मैंने किया था। दिगंबर ने तो साफ साफ शब्दों में मना कर दिया था। इन्होंने तो मुझे बता दिया था कि यह अनाथ है और रोजगार की तलाश में है। ओ, यानी कि साहबजादे अनाथ भी हैं और बेरोजगार भी। बहुत खूब। क्या जीवन साथी पसंद किया है। न तो यह तुम्हें अच्छी जिंदगी दे सकता है और न ही परिवार। कम से कम इसकी हैसियत और औकात को तो देखी होती। भैरव दत्त ने चिढ़ाने वाले अंदाज में दिगंबर की तरफ देखते हुए कहा, माफ कीजिएगा वकील साहब, इंसान की हैसियत अस्थाई नहीं होती, उसे बदला भी जा सकता है। और जहां तक परिवार का सवाल है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। यह तो भगवान की मर्जी है। और ऐसा तो नहीं कि जो अनाथ होते हैं उनकी शादी नहीं होती। बहुत देर से चुपचाप खड़े दिगंबर सपाट लहजे में बोल पड़ा। अभी दिगंबर की बात का जवाब देने के लिए भैरवदत्त ने मुंह खोला ही था कि तब तक दिगंबर फिर से बोल पड़ा, मैंने तुम्हें अपने बारे में बता दिया था, और जब उस रात तुमने यह कहकर प्यार का इजहार किया कि तुम को न जाने क्यों महसूस हो रहा है कि तुम मुझे ही ढूंढ रही थी, और मैं तुमको मिल गया। तुमने अपनी ज़िंदगी की सच्चाई मुझे बताई, उससे मुझे तुमसे लगाव हो गया था। फिर भी मैंने तुमको पहले ही कहा था कि तुम्हारे मम्मी पापा मुझे कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं यहाँ तक इसलिए ही आया था क्योंकि मुझे मालूम था कि कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन मैं यह सब तुमको गोवा में नहीं समझा सकता था। अब मुझे जाना चाहिए, मैंने बहुत सुन लिया। अब इससे ज़्यादा मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओके खुशबू, गुड बाय। कहते हुए दिगंबर लॉबी से बंगलो के मेन दरवाजे की तरफ तेजी से बढ़ा। रुक जाइए दिगंबर, मैं कहती हूं रुक जाइए, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। खुशबू चिखते हुई बोली। दिगंबर का पांव ठिठका। दिगंबर को ठिठकते देख खुशबू अपनी पापा मम्मी की तरफ मुखातिब होते हुए बोली, आज आप लोगों ने दिखा दिया कि आप लोगों का प्यार दिखावा था। आप लोग मुझसे नहीं अपनी झूठी शान से प्यार करते हैं। मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहती हूं कि अगर मेरा दिगंबर मेरा न हुआ तो मैं इस धरती पे जिंदा नहीं रहूंगी। बोलते बोलते खुशबू ने होठों को खींच लिया और उसकी आंखों में आंसुओं ने अपना बसेरा बना लिया। बेटा, तुम हमारे प्यार का नाजायज फायदा उठा रही हो, हमें दुनिया वालों के सामने नीचा दिखाना चाहती हो। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हम तुमसे बेहद प्यार करते हैं। तुम्हें यह भी अच्छी तरह से मालूम है कि अतुल मणि से रिश्ता तोड़ने से जो बदनामी होगी वो शायद मैं नहीं झेल पाऊंगा। फिर भी भैरव दत्त की आवाज में नरमी थी। शायद खुशबू की धमकी से वो डर गए थे। पापा, मैं दिल के आगे मजबूर हूं। मैं दिगंबर के बिना नहीं जी सकती। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड पापा। खुशबू खुशामद भरे लहजे में बोली, तुम्हें हमारी इज्जत का ख्याल होना चाहिए। अतुल बहुत ही होनहार लड़का है। फूलराज देवी दुखी किंतु समझाने वाले लहजे में बोली, मुझे आप लोगों की इज्जत का ख्याल है, तभी मैंने सिर्फ इस बात का ऐलान किया कि हम सगाई कर रहे हैं, वरना मैं स्टेज पर यह भी बोल सकती थी कि मैंने दिगंबर से शादी कर लिया है, या फिर मैं कभी भी
हैदराबाद वापस ही ना आती, क्योंकि मैं जानती थी आप लोग मेरी बात नहीं समझेंगे, या फिर मैं दिगंबर के साथ कहीं भाग जाती। खुशबू! भैरवदत्त शेर की भांति दहाड़े। माना कि हम तुमसे बेइंतहा प्यार करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हमने तुमको कुछ भी करने और बोलने की आज़ादी दे दी है। अपनी मर्यादा मत भूलो। मत भूलो कि प्यार करने वाले नफरत भी कर सकते हैं, और अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूं। बोलते हुए भैरवदत्त एक पल के लिए रुके। मैंने नीलू और ज्योति को भी लव मैरिज करने से नहीं रोका, लेकिन उनकी शादी दूसरों से फिक्स नहीं हुई थी। बात बढ़ती देखकर दिगंबर ने बाहर निकलने के लिए कदम आगे बढ़ाया। रुक जाइए दिगंबर, पापा, रोक लीजिए मेरे प्यार को। खुशबू पागलों की तरह चीखी और पास में रखे एक खूबसूरत से टेबल पर रखे हुए सुनहरे पेन को उठाया, उसका ढक्कन खोला और पेन की नुकीली पॉइंट को अपनी नाजुक गर्दन के पास रखते हुए गुस्से में बोली, दिगंबर को रोक लीजिए पापा, वरना मैं पेन को अपने गर्दन में घुसेड़ लूंगी। और यह सिर्फ धमकी नहीं है, आप तो मेरे बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, मैं धमकी नहीं देती। कहते हुए खुशबू ने पेन के पॉइंट को अपने नाजुक गर्दन पर हल्का सा दबाया। नहीं! भैरवदत्त और फूल राजदेवी एक साथ चीख पड़े। रुको! भैरवदत्त चीखते हुए दिगंबर से बोले। दिगंबर अब तक दरवाजे के पास पहुंच चुका था। वह बरबस चिपका। वापस आओ दिगंबर, बोलते हुए भैरवदत्त ने खुशबू की तरफ देखा और बोले, इतिहास गवाह है, हमेशा माँ बाप को ही अपने औलाद की जिद के आगे झुकना पड़ा है। भैरवदत्त आगे बढ़े और खुशबू के हाथ से पेन को ले लिया। तब तक दिगंबर भी उन लोगों के पास पहुंच चुका था। मुझे तुम दोनों की शादी मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। खुशबू और दिगंबर ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में सवाल थे। क्या? खुशबू ने पूछा। दिगंबर को घर जमाई बनकर रहना होगा। मैं भी खुशबू से प्यार के लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, दिगंबर ने भैरवदत्त को देखते हुए कहा। भैरवदत्त ने इशारों में शर्त पूछा। आप लोगों को मुझे दामाद की जगह बेटा समझना होगा। दिगंबर की बातें सुनकर भैरवदत्त ने अपनी दोनों बाहें फैला दी। खुशबू दौड़ के भैरवदत्त की बाहों में समा गई। भैरवदत्त ने दिगंबर की तरफ देखा। आगे बढ़कर दिगंबर भी उनकी बाहों में समा गया। खुशबू मारे खुशी के कुछ बोले जा रही थी, लेकिन भैरवदत्त का चेहरा गंभीर हो गया था। वह कुछ सोच रहे थे। फूलराज देवी और ज्योति के चेहरे पर मुस्कान खिल गई, लेकिन मुस्कान फीकी थी। फूलराज देवी ने आगे बढ़कर खुशबू और दिगंबर के सिर पे प्यार से अपना हाथ फेरा। दोनों धीरे से भैरवदत्त की बाहों से निकलकर फूलराज देवी के कदमों में झुकते चले गए। भैरवदत्त अब भी सोचनीय स्थिति में थे। उनके दिमाग में घूम रहा था कि वो नीलकंठ मणि का सामना कैसे करेंगे। सोचते सोचते अचानक उनके होठों पर एक गहरी मुस्कान तैर गई। धन्यवाद।